बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं मिस्टर जमील सुखेरा। हिना नियाजी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आज की सुबह का आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ होगा आपका, क्योंकि रहमत बरस रही है। बाराने रहमत जो है प्लेजेंट बहुत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है और ख़ासतौर पर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम इतना खुशगवार हो चुका है कि अभी हम ऑन एयर आने से पहले यही बात कर रहे थे कि अब मुख्तलिफ बीमारियां ख़त्म होंगी और एक खुशगवार एहसास होगा, सांस लेने में जो एक तंगी आ रही थी। मुझे लगता है जमील, सारे लोग इस बारिश का इंतजार कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस हो रहे थे, बीमारियां हो रही थी और हर फैमिली में से अगर 4 लोग हैं तो 2 लोग बीमार थे। लेकिन आई एम ग्लैड कि बारिश हुई और बारिश के बाद जो है ना वो फिजा में एक जैसे साफ नहीं हो जाती फिजा और बहुत धुल गई है और सांस लेने में भी सुबह अच्छा लग रहा था। और वो मिट्टी की खुशबू जो आती है ना बारिश के बाद, जबरदस्त कमाल। और जब मैं सुबह उठी तो बाहर मुझे लग रहा था कि थोड़ा फॉगी सा है और थोड़ी थोड़ी धुंध भी थी। यस धुंध होना भी शुरू हो गया। जमील, आपको पता है हमने बहुत शुरू में एक वो किया था कि आप जानते हैं, हमें मिट्टी की खुशबू का एक नाम हमने बताया था। हाँ, बताया। क्या नाम था वो, आपको याद है? बताया, लिखा हुआ मैंने। बताऊं अभी? बताएं। क्रिस्टोफर के पता नहीं इस तरह कुछ नाम था। चलिए ब्रेक पैट्रिक ऑर था। Patrick Orr, yes, interesting। वैसे आई एम ग्लैड कि जमील यू आर अ गुड स्टूडेंट और नाम आपको याद था आपका, हमने अचानक से टेस्ट ले लिया। थैंक यू मैडम, मैं बैक विद फ्लाइंग कलर्स। मैडम मैं बैक बेंचर हूं या फ्रंट? है आप बैक बेंचर, लेकिन मार्क्स आप पूरे ले रहे हैं। और शार्पनेस भी उसी तरह है। उसी तरह है। ओके हिना, बहुत बातें हो गई, अब हम शो का आगाज करते हैं और आगाज अच्छी बात से। नाज़रीन, आज की अच्छी बात यह है, आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो है खाना खिलाने की फजीलत क्या है। अल्लाह ताला की हर मखलूक हसूल रिज़्क़ की कोशिश करती है और अपने साथ अपने कुंबे को पालती है, लेकिन इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा भी पैदा किया गया है और वो अपने साथ उन ज़रूरतमंदों की खबरगिरी भी करना चाहते हैं जो नामसाद हालात का शिकार होकर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर पाते। भूख जो है वो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है और कुरान मजीद में है कि हम तुम्हें खौफ और भूख के जरिए जरूर आजमाएंगे। तो इस आजमाइश की सूरत में हमें अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए कि रिज़्क़ के तमाम खजाने बेशक उसी के पास हैं और हमें अपने ताईं ये कोशिश करनी चाहिए कि खाना खिलाएं, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको रिज़्क़ की तंगी है या फिर 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनको बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो खाना खिलाने की बहुत फजीलत। बिल्कुल जमील, जहाँ पे आपने रिस्क की तंगी की बात की, मुझे लगता है ये इम्तिहान की एक घड़ी होती है और इम्तिहान की इस घड़ी को सब्र की कुव्वत के साथ हमें गुजारना चाहिए और भूख, जहाँ भूखे की आजमाइश है वहाँ ये साहिबाने, मुझे लगता है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या जो लोग साहिब सरवत हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक भूखों को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है और खाना खिलाने वाले पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है, क्योंकि खाना खिलाना जो है वो खुदाई सिफ्त है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमान की इबादत करो, खाना खिलाओ और अस्सलाम वालेकुम को फैलाओ तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। यानी खाना खिलाना एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, एक रोटी का लुकमा और एक मुट्ठी खजूर या इस तरह की कोई भी चीज़ आप किसी मस्कीन को खिलाते हैं और उससे उसको नफ़ा पहुँचता है, उसकी वजह से अल्लाह ताला जो है 3 अफराद की बख्शिश फरमा देता है। एक वो जो घर का मालिक है, एक वो जो खाना खिलाने का हुक्म दे, दूसरा वो जो मतलब एक घर का मालिक जो खाना खिलाने का कहे, दूसरा वो बीवी या घर का कोई भी ऐसा फर्द जो उसको तैयार करे, बिल्कुल, और तीसरा वो खादिम जो उसे मस्कीन तक पहुंचाए। ये तीनों अफराद इस अमल के जरिए जो है वो बख्शे जाएंगे और मुझे लगता है कि खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी का काम है और अल्लाह ताला की खास रहमत होती है उन लोगों पर जो कि लोगों को खाना खिलाते हैं। और मैंने जमील अक्सर देखा है कि लोग जो साहिब इस्तिताअत लोग होते हैं उनकी बहुत अच्छी आदत होती है कि वो महीने में या हफ्ते में एक बार खाना बनाते हैं, जैसा लंगर का एहतमाम करते हैं और फिर बहुत सारे लोगों में खाना तकसीम करते हैं। तो ये बहुत अच्छी खूबी है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और ऐसे लोग जो खाना बनाने का हुक्म देते हैं, जो खाना तैयार करते हैं और फिर जो उसकी तकसीम में जो है
हिस्सा लेते हैं, तीनों जो हैं वो अल्लाह ताला को तीनों लोग बहुत एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा हिना इसमें मैं कि काइंडली जब भी आप ऐसा कोई अमल करें जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो और नेकी का काम हो, तो उसमें किसी भी मज़हब या मसलक या रंग नस्ल इन चीज़ों को कभी भी आप जहन में ना लाएं, क्योंकि जब आप इंसानियत की खिदमत कर रहे होते हैं तो आप उस इंसान की खिदमत कर रहे होते हैं जिसको अल्लाह ताला ने बनाया और इस दुनिया में भेजा। तो मुसलमान तो पूरी दुनिया में इस अमल की वजह से वैसे ही बहुत मशहूर है कि हम खैरात बहुत करते हैं, हम ज़कात बहुत देते हैं, हम लोगों को खाना बहुत खिलाते हैं। तो नेकियों में से एक बहुत बड़ी नेकी है ये, और नेकी की तलकीन करना, उसे आगे फैलाना, इसका भी बहुत सवाब है। तो आज की अच्छी बात थी कि खाना खिलाइए ताकि भूख मिटाओ में हम भी भूख मिटाओ कंट्रीब्यूट कर सकें उसमें। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जमील अब बात करते हैं नेकी की टोकरी की। काशिफ अजीज हम इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये है क्या, किस तरह से एक रोटी बनाई जाती है, और जहां हमने भूखों को खाना खिलाने की बात की और हमने ये बताया कि ये अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफ्त है, इसी तरह जो लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं, नेकी करते हैं, दूसरों के लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं या फिर रोटी फराहम करते हैं, किस तरह से ये सारा सिलसिला चल रहा है बता रहे हैं। नेकी की टोकरी की बात की जी, तो महंगाई के इस दौर में पेशावर के कुछ जवान हैं जिन्होंने नेकी की टोकरी को अपना मिशन बनाया है और हर तंदूर पर उन्होंने एक टोकरी रखी है। शहरी रोटी लेते वक्त कुछ रोटियां गरीबों के लिए उस टोकरी में भी रख देते हैं कि जो बाद में गरीबों को मुफ्त दी जाती है। तो वो बंदा जो पैसे पे नहीं कर सकता लेकिन उस रोटी खाना चाहता है, वो तो वहां से वो फ्री ले सकता है। तो इस बारे में हमें तफसील से बता रहे हैं काशिफ अजीज। जी बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में आटे की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गरीब आदमी अब अपने बच्चों के लिए रोटी तक नहीं ले सकता। इस वक्त पेशावर के एक सोशल वर्कर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने एक मिशन शुरू किया है, नेकी की टोकरी। इस टोकरी का मकसद क्या है और कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने ये टोकरियाँ रखी है? इस टोकरी का मकसद तो ये है कि गरीब और फलाह बहबूद के लिए काम करना है, गरीब ताकि भूखा न सोए। और दूसरी बात यह है कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा में ये मिशन चल रहा है, बुनेर, तेमरगरा, दीर, पेशावर में भी ये तकरीबन 15 तक हमने ये टोकरियाँ रखे हुए हैं मुख्तलिफ़ दुकानों पे। और इंशाल्लाह हमारी एक सोच, इस सोच को आगे बढ़ाएंगे ताकि गरीब के रोटी मिल सके और साहिब हैसियत लोग इसमें डाल सके, ताकि कोई भी बंदा आ जाए कि 5 रोटी चाहिए तो उसको चाहिए कि 1 रोटी इस गरीब के लिए वक़फ़ करे। और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह हमारा ये प्लान है कि हमारा पूरा पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये प्लान का मिशन है इंशाल्लाह, और इसको हम तश्कील देंगे। हमारे साथ जो कौमी इस्लाही तहरीक जो ब्यूरोक्रेट है, ताजर है, ताजर हज़रात है और सिविल सोसाइटी के लोग हमारे साथ इस ताउन पे है। इंशाल्लाह हम भी उसका भी शुक्रिया अदा करता है कि जिस तरह हम लोगों ने ये मिशन शुरू किया हुआ और उसमें काफ़ी हमारे साथ ताउन पे रहे, और इंशाल्लाह जितना भी हो सके इंशाल्लाह हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि पेशावर के 15 तंदूरों पर अभी स्टार्ट में ये मिशन जो है शुरू हुआ है, और इनका ये भी कहना है कि ये मज़ीद इसमें जो है आगे आएंगे। पेशावर के साथ साथ दूसरे जो अज़ला है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ पर नेकी की टोकरी का जो मिशन है वहाँ पर भी जारी रखेंगे। और इन लोगों का मकसद है कि गरीब आदमी जो है उसके बच्चे रोटी ले सके, वो भी भूखे ना सो सके। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि हम सबको चाहिए, हम जहाँ भी हैं, पेशावर में इस वक्त महंगाई की वजह से आटे की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हुआ है। सिर्फ पेशावर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लाखों की तादाद में लोग हैं जो गुर्बत की वजह से रोटी नहीं ले सकते। तो हम जितने भी हैं जो साहिब हैसियत है उनको चाहिए कि वो भी नेकी की टोकरी का जो मिशन है इसमें हिस्सा डालें और गरीबों के लिए रोटी का बंदोबस्त करें। जी अच्छी आपने बात की काशिफ अजीज़, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये रिपोर्ट किया और इस शख्स से हमें मिलवाया। आप देखिए कि किसी एक बंदे का इनिशिएटिव जो है उस नेकी के काम में लोगों को खुद से उसके साथ लोग मिलते जाते हैं और एक बड़ा चेंज सोसाइटी में आता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमें भी चाहिए कि हम इस तरह की नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हिना, आपको याद होगा कुछ अरसा पहले वॉल ऑफ काइंडनेस भी इंट्रोड्यूस हुई थी लाहौर में, बिल्कुल कराई गई थी, जिसमें लोग अपने पुराने कपड़े, गर्मियों सर्दियों के शूज, कपड़े सब वहां पर रख देते थे
कि जिसको जो चाहिए वो वहाँ से ले ले। तो वॉल ऑफ काइंडनेस हो या फिर नेकी की ये टोकरी हो, हमें बहुत अच्छे इस तरह की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं। और जमील, उस दिन हम बात भी कर रहे थे कि लाहौर का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर खाना बनाया जाता है और शाम के वक्त जो खाना बच जाता है उसको स्टोर नहीं करते, फ्रीज नहीं करते, बल्कि शाम को वो एक बाहर जो है एक स्टॉल सा लगाते हैं और जो भी जरूरतमंद अफराद है वहां से जाके खाना ले सकते हैं। एम आलम पर वो रेस्टोरेंट है, उसका नाम जुनून रेस्टोरेंट है। बता हम इसलिए रहे, मार्केटिंग नहीं करे, इसलिए बता रहे हैं कि जो जरूरतमंद लोग हैं जो खाना लेना चाहते हैं या जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो वहां से जाकर खाना जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब जहां हम खाने की बात कर रहे थे ना, महंगाई के इस दौर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अफोर्ड नहीं हो रही। जैसा कि शादी का सीजन है तो कपड़े खरीदना, रेप्लिकास बनवाना और अब अच्छा, जब खवातीन के बनाव सिंगार की बात होती है तो सिर्फ कपड़े नहीं होते, जूते होते हैं, ठीक है, शूज, और कपड़ों के बाद जो लड़कियों का, खवातीन का एक मिशन होता है वो होता है ज्वेलरी। वो ज्वेलरी क्या हो, अब सोना पहनना तो बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। तो खवातीन का जो शौक है बनाव सिंगार, इसमें जेवरात के बगैर वो खुद को अंधूरी समझती हैं। लेकिन महंगाई के इस दौर में जहां महंगाई इस अरूज पर पहुंच चुकी है कि सोने के जेवरात तो खवातीन नहीं पहन सकती, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रुझान बढ़ता जा रहा है। और जमील, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं, लहंगे होते हैं, जो मैक्सीज होती हैं ब्राइडल, उनके साथ दुल्हन की ये कोशिश होती है कि मैचिंग सेट्स भी हों। अब वो शादी चूंकि एक बार होती है और वो आपने एक ही बार पहनना होता है अपने बड़े बिग इवेंट पे, बारात पे या वलीमा पे, तो वो बाद में उस तरह से यूज भी नहीं होता। अगर आपने कोई हैवी चोकर या कोई नेकलेस या कोई माला ऐसी बनवा ली है, तो मुझे लगता है महंगाई के साथ साथ वैसे भी वो फजूल खर्ची है कि आप इतना बड़ा जो है ना वो सेट बनवा रहे हैं अपने मैचिंग ड्रेस के साथ। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए जाएं, क्योंकि वाकई जैसे जमील ने बताया कि अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। अब तो आपने बड़ी अच्छी बात की, अपनी बातों में बड़ी अच्छी बात की, फजूल खर्ची, इस पे भी हम किसी दिन बात करेंगे। खर्ची, बिल्कुल, क्योंकि ये वाकई फजूल खर्ची है कि आप शो ऑफ करते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी जिसमें आपने वो देखा, सेट दे रहे थे, गिफ्ट कर रहे थे शादी में, पूरे सेट ऐसे बारातियों के लिए पकड़ के खड़े थे। वो सेट तो छोड़े ही ना, मैंने अभी देखा है कुछ लोग अभी रिसेंटली वो पैसे लुटाते हैं जो, उसमें वो कार्ड्स लुटा रहे थे, कोई वो वाउचर्स थे, कुछ उसमें एयरलाइंस थी, कुछ क्रेडिट कार्ड्स थे, कुछ कार्ड्स थे। फिर आपने वो शादी नहीं देखी कि जब बाराती आ रहे हैं और दूल्हे की फैमिली या दुल्हन की फैमिली जो नहीं, दुल्हन की फैमिली वालों ने सोने के सेट खोल के पकड़े हुए हैं, पूरी लाइन ऐसे लगी हुई है, खवातीन ने वो सेट पकड़े हुए हैं और एक दूल्हे की अम्मी को दे रहे हैं, एक दूल्हे की बहन को दे रहे हैं। भाई ठीक है, हमें पता है आप बहुत प्यार करते हैं दूल्हे की फैमिली से और आप इतने बड़े-बड़े गिफ्ट्स देना चाहते हैं, लेकिन इतना शो ऑफ करेंगे जमील है ना, शो ऑफ से ज्यादा ना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी फैमिली में भी ये बहुत होता था पहले। अच्छा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना बहुत चेंज आया, एक बड़ा चेंज आया। उसका रीजन ये है कि जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं और फिर जब आपकी जेब खाली होना शुरू हो जाती है ना, तो फिर आप सियाने हो जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं ये चाहता हूँ अभी से अवाम सियाने हो जाए। और फिर उन्होंने जमील, आपको पता है, इतना मैगजीन्स वालों को पे किया कि आए और कवरेज करें और पूरे सोशल मीडिया पर जी हमारी तस्वीर ये शाया करें, और फिर उनको इतना ट्रोल किया गया कि महंगाई के इस दौर में इतने बड़े-बड़े सेट्स उठा के बारातियों के लिए। शो ऑफ पे भी हम किसी दिन बात करेंगे, शो ऑफ भी बहुत, इस पे भी बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल हम जा रहे हैं अमन परवेज के पास, जो हमें बता रही हैं एक ज्वेलरी शॉप से कि व्हाट्स इन एंड व्हाट्स आउट और ज्वेलरी में आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। ओवर टू यू अमन। चाहे कोई भी त्यौहार हो या तकरीब, खवातीन अपने बनाव सिंगार पर खसूसी तवज्जो देती हैं और जो ज्वेलरी है वो सबसे मेन पार्ट समझती हैं खवातीन अपने बनाव सिंगार के अंदर। तो और जो गोल्ड है आजकल वो इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है कि आम आदमी की जो है वो पहुंच से बिल्कुल बाहर है। और लेकिन अगर इसके साथ ही साथ हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भी बात करें तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी इतनी ज़्यादा लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी है। और आर्टिफिशियल में भी कुछ कैटेगरीज आती हैं, जिसमें अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाइना की हो उसकी अलग कीमतें हैं, गोल्ड प्लेटेड हो उनकी अलग कीमतें हैं। तो मैं बिल्कुल आज जो खड़ी हूँ वो लिबर्टी मार्केट में ज्वेलरी लेने आई हूँ, ज्वेलरी देखने आई हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उस पर महंगाई का क्या असर हुआ है, पहले से ज़्यादा कितनी महंगी हुई है और यहाँ पर इनकी क्या क्या क्वालिटी और जो वैरायटी है वो मौजूद है। अच्छा भाई, मुझे जो है ज्वेलरी के बारे में बताएं कि जब से महंगाई का जो है दौर है, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी जो आर्टिफिशियल है उसमें भी बहुत ज़्यादा कीमतों में फ़र्क आ गया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। डेफिनेटली आया फ़र्क, जब से गोल्ड महंगा हुआ है तो आर्टिफिशियल भी महंगी है, क्योंकि यहाँ पे अलहमदुलिल्लाह सारी गोल्ड प्लेटेड चलती है। महंगाई तो हर चीज़ में हो गई है,
अब कस्टमर आते हैं लेकिन वो जब प्राइस पूछते हैं तो भागते हैं, उनकी रेंज से बाहर है। अब वो फिर जाहिर है शादियों के सीज़न है, उन्होंने कपड़े बनाने हैं, ब्यूटी पार्लर जाना है, ज्वेलरी लेनी है, हर चीज़ में महंगाई ज़्यादा है, तो 80% जो कस्टमर है उनकी रेंज से बाहर हो गई हुई ये चीज़ें। वो भी लोग जब रेट प्राइस पूछते हैं तो फिर खुद ही से डिस्कस करते हैं हम कुछ और मैनेज कर लेंगे। बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है, हालांकि ये फुल सीज़न है शादियों का, लेकिन मार्केट में कस्टमर बहुत स्लो है। जी भाई, आपके पास ये जो माथा पट्टी है, इसके अलावा कौन कौन सी वैरायटी है? हमारे पास इंडियन भी होती हैं, उसके बाद ठप्पा कुंदन में होती हैं, फर्शी कुंदन में होती हैं, हर किस्म की होती हैं हमारे पास। लाइक उसको हम चाइना वाली नॉर्मल कहेंगे, इम्पोर्टेड कहेंगे जो गोल्ड? कहेंगे उसको, क्योंकि अच्छी मेकिंग में बनी होती है वो। भाई जो मैंने माथा पट्टी लगाई है ये कितने की है? ये 1500 की है। 1500 की है, तो ये चाइना का है मतलब माल, या फिर ये गोल्ड प्लेटेड है, काला हो जाता है, क्या है? नहीं, ये काला नहीं हो गया, ये कास्टिंग के बना हुआ है और ये पाकिस्तान की बनी हुई है जी। ठीक है, तो यही जो डिफरेंस है इसी की हम पहले भी बात कर रहे थे कि गोल्ड से तो हम बिल्कुल अगर हट जाएं तो गोल्ड प्लेटेड जो इम्पोर्टेड चीज़ है, जिस तरह पहले मैंने जो शीशा पट्टी है, माथा पट्टी, ये मैंने पहले एक शॉप पे गई, उनसे पूछी तो वो 7500 रुपीज़ की कह रहे थे, जिसमें वो कहे थे कि उन्होंने सोने का पानी चढ़ाया हुआ है। और इसी के साथ जब मैं बाद में यहाँ पर आई तो ये वाली जो है कह रहे कि मेड इन पाकिस्तान है और ये 1500 रुपीज़ में मिल रही है। तो 1500 भी जो है आजकल के ज़माने में अगर कोई आम आदमी है उसके लिए खाली एक माथा पट्टी लेना तो मुश्किल है ही, लेकिन फिर भी अगर गोल्ड प्लेटेड से अगर हम हटकर बात करें और हमने एक दो इवेंट अगर गुजारना हो तो 1500 या इससे कम की ज्वेलरी में जो है वो हम गुजार कर अपना गुजारा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अमन, आपने हमें इतने ज़बरदस्त ज्वेलरी के ऑप्शंस दिए और हमारे पास अब बहुत सारी चॉइसेस हैं। माथा पट्टी इतनी खूबसूरत थी, इयररिंग्स, झुमके थे, बड़े अच्छे थे जी, रीजनेबल। और आप अगर इनके साथ थोड़ा सा बार्गेन करें तो वो कम कर भी देते हैं, अगर आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करें। अगर आपको कन्विंस करना आता है कि भाई देखो थोड़ा कम कर दो रेट, तो कर भी देते हैं। अल्लाह भला करे चाइना वालों का, वरना ये तो इधर पाकिस्तान में भी बन रहे थे तो बहुत महंगी होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ये सारी चाइना से आती है, डाई की बनी होती है, तो इसलिए थोड़ी सस्ती होती है और बहुत बल्क में बनती है। बिल्कुल, तो अभी हम अच्छा लेंगे ट्रेंड है ये, अच्छा ट्रेंड है बिल्कुल, और रीजनेबल भी है सबके लिए, मतलब अफोर्डेबल भी है। नाजरीन, यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले हम पॉलिटिकल स्टैडियो में बात करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और फवाद चौधरी के खिलाफ थाना कोसार में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है और फवाद चौधरी को कुछ देर बाद इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा और फवाद चौधरी को इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए राहदारी रिमांड लाहौर की अदालत से लिया जाएगा। तो ये क्या सूरत हाल चल रही है? हमने रात गए भी देखा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबरें भी गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में लिख भी रहे थे और कारकुनान की एक बड़ी तादाद हमने देखा कि ज़मान पार्क भी पहुंची। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन राना मुबश्शिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जमील, आज आप बड़े तैयार हुए हुए, यू नो यू आर वेयरिंग अ ब्लैक टाई एंड यू नो अ सूट एंड ये क्या चक्कर क्या है? सर कुछ नहीं, मैंने सोचा आज तैयार होके आ जाते हैं। नहीं, वजह कोई रीजन होगा ना कोई रीजन है। आज खुश हैं काफी राना साहब, जमील समझ नहीं आज तो मैं सैड हूँ, फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो गए हैं। आज मैं कैसे खुश हो सकता हूँ सर? अच्छा, ये सैडनेस में ये हालत है तो खुशी में क्या होगी? खुशी में क्या होगा? सर मुझे लग रहा है सबसे पहले मेरे पे ही बात होनी है, फिर बाकी की बातों में बात होगी। सर लेकिन आप पे रेड बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये देख ले मैं, अच्छा जिसको कहना चाहिए वो नहीं कह रही। नहीं सर, यू ऑलवेज लुक रियली गुड। ये अब क्या, आप तो रोज ही अच्छे लग रहे होते हैं। सर लेकिन ये मुझे रेड कलर देख के थोड़ा डेंजर का निशान है, तो आने वाली खबरें कुछ डेंजरस हैं या हालात ठीक है? ये गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो गया? यू आर एब्सोल्युटली राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि यू नो रेड कलर जो है बता रहा हूँ, और वैसे भी बता रहा हूँ, बड़े दिनों से बता रहा हूँ कि यू नो थोड़ा सा ये जो होता है ना, कोई वन हैज टू मेक अप हिज माइंड कि करना क्या है। देखिए कुछ लोग होते हैं लीडर्स जो होते हैं ना, लीडर्स
सारी चीजें जो होती है ना, लीडर्स जो होते हैं, इर्द गिर्द 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो उनके ईयर्स और आईज के तौर पे एक रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ठीक है, लीडर्स को पता होता है कि क्या होना है, कैसे चलना है लेके आगे चीजों को, बट देन अगेन 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको वो अपना कॉन्फिडेंट समझते हैं, उन पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, और वट एवर दे टेल देम द लीडर्स दे बाय इट। नाउ अब होता ये है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो लीडर्स को गलत भी बता दी जाती है फॉर वन रीजन और द अदर, वो उसमें होते हैं, मल्टीपल इश्यूज होते हैं, ठीक है। सो अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है, कुछ और हो जाता है, बट चलता रहता है, हर लीडर के साथ चलता है, ठीक है। बट देन अगेन लीडर जो होता है ना, लीडर इज अ पर्सन वो जो के हु कैन सी के दीवार के पीछे भी क्या होने जा रहा है या होना है, यू अंडरस्टैंड। सो वो उसको जरा भांप लेता है, मैं बड़ी उर्दू बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भांप सो उसको पता चल जाता है कि वो होना क्या है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस जो आप बात कर रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं और रेड कलर एंड ऑल दो स्टफ, यस ये थोड़ा सा अब चेंज होगी चीजें, और थोड़ा सा एक डिफरेंट किस्म की एक एनवायरनमेंट आपको नजर आएगी इन द डेज टू कम, एंड दोज पीपल हु आर लाइक अ बिट hostile, let me put it this way, I'm choosing my words very carefully, those people are hostile, वो थोड़े से उनको थोड़ा सा कट टू साइज कह दें या जो मर्जी कह दें, उनको करने की कोशिश की जाएगी। तो राना साहब, क्या आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है? To tell you very honestly, anything can happen. Anything can happen. ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, आपने देखा, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि उसी तरह होगा, लेकिन हमने देखा कि नवाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए, मरियम भी गिरफ्तार हुई, ठीक है, और हमने और भी बहुत से लोग देखे जो कि जिन पे कोई चार्जेस प्रूफ नहीं हुए थे, लेकिन बिहाइंड द बाज रहे, ठीक है। एंड ठीक है, उसमें आर्गुमेंट हो सकता है कि गलत रहे, सही रहे, वो एक डिफरेंट है स्टोरी, बट देन अगेन कई उस दौर में गिरफ्तार हुए। नाउ इट्स लाइक अ डिफरेंट सिचुएशन, एंड एक्सपेक्टेशंस आर कि कई हो सकते हैं जो उनको थोड़ा सा हीट फेस करनी पड़े, लेट मी पुट इट दिस वे, हीट फेस करनी पड़। So पॉलिटिक्स है, इट्स पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स में थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, और लाइन ये ड्रॉ करनी चाहिए कि जो है ना, आई वुड से कि मैं ये नहीं कहता कि क्रिटिसाइज ना करें पिंडी को जरूर क्रिटिसाइज करें, लेकिन पिंडी को क्रिटिसाइज करे पक्के पैरों पे, और जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट क्रिटिसाइज ना करें, पक्के पैरों पे क्रिटिसाइज करें, ताकि पिंडी वालों की इस्लाह हो सके और वो अपनी इस्लाह कर सके। जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट अगर आप करेंगे ना, तो दैट विल बी इन अ बैड टेस्ट, वन। सेकेंडली, जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स है या हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट कर रहे हैं आप। सो आप किसी का और टूल बन रहे हैं, यू आर बिकमिंग टूल, एंड किसी के हाथों में खेल रहे हैं, लेट मी पुट इट दिस वे। सो वो उससे पॉलिटिक्स करें, मजे से करें, अपने एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें, देयर इज सो मच हैपनिंग, इस गवर्नमेंट के अंदर इतनी चीजें क्रिटिसाइज करने के लिए हैं इस गवर्नमेंट को। मतलब पीडीएम बैठा हुआ है, उसके अंदर 13 जमातें 11 जमातें बैठी हुई हैं, उनके अंदर पॉलिसी नहीं बन रही, कोई इश्यूज हैं, के इश्यूज हैं, देयर आर सो मेनी इश्यूज, सो कैन क्रिटिसाइज एनीवन जी। और मैं पता कि अगर सारा दिन बैठे तो यहाँ पे वो 13 इश्यूज हैं और आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, यू कैन ग्रिल देम लाइक एनीथिंग। सही। अच्छा राना साहब, आपने पिंडी वालों का जिक्र किया, तो एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि अभी लंदन में कुछ फैसले हो रहे हैं कि जारहाना सियासत अब की जाएगी पीडीएम की जानिब से, खास तौर पर नून लीग की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें एक अंदर की खबरें जो कुछ आई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मरियम नवाज जब वापस आएंगी तो वो पार्टी को लीड भी करेंगी, जिसकी वजह से कुछ सीनियर रहनुमा नून लीग के नाराज भी हैं इस फैसले के बाद। और जो 1 पॉइंट एजेंडा है वो ये है कि जारहाना सियासत की जाएगी। तो माजी की तरह जिस तरह पीटीआई ने एक जारहाना सियासत में आप कह लें कि पावर में आने के बाद गिरफ्तारियां की,
क्या अब आपको पीडीएम या फिर नून लीग भी उसी तर्ज अमल पे नजर आ रही है कि ये जारहाना सियासत होगी कि मुकदमों में उलझाया जाएगा और गिरफ्तारियां की जाएंगी? मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी आई एम सॉरी नहीं आ रही, लेकिन जो मैं समझ सका हूं वो ये है, इन द डेज टू कम इश्यूज होंगे, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी पॉलिटिशियंस से, और सारे पॉलिटिशियन से मेरी गुजारिश ये होगी कि देखे 1990 का दौर नहीं है ये 1990 नहीं है जी, ये 2024 है। सो वट एवर पॉलिटिक्स दे वांट टू कम अप विद, जो भी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, कोई भी करना चाहता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो वो उस पॉलिटिक्स को 2024 की दिहाई में रख के करें। सो अपने आप को चेंज करें और 2024 की दिहाई में रख के पॉलिटिक्स करें, तो वो उससे बहुत बेहतरीन होगी। देखिए एक एज ब्रैकेट ऐसा है जहां पे लोग जो है ना, लेट मी पुट इट, यंगस्टर्स जो है ना, यंगस्टर जो है उसके पास ये मोबाइल पड़ा हुआ है। सही। अच्छा राणा साहब, सॉरी टू कट यू, मैं एक डेवलपमेंट है फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कि उनको कैंट कचहरी ले जाया जा रहा है, तो हमारे नुमाइंदे वकास आवान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। वकास, क्या सूरत हाल है इस वक्त, जरा अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कैंट कचहरी में इस वक्त जो है वो पुलिस की भारी जो नफरी है वो तैनात कर दी गई है। जो मुतल्लिका अदालत है जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात की, उस अदालत के बाहर भी पुलिस और सिविल कपड़ों में मलबूस जो एहलकार है उन्हें तैनात कर दिया गया है। कैंट कचहरी के जो मरकजी गेट्स हैं वहाँ पर भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि फवाद चौधरी को कुछ देर बाद जो है वो कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट मुदस्सर हयात के रूबरू पेश किया जाएगा ताकि उनका राहदारी रिमांड हासिल किया जा सके। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना कौसार में जो है वो मुकदमा दर्ज था, जिस पर आज उन्हें जो है वो कैंट कचहरी में राहदारी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा, जिसमें ये सदा की जाएगी कि फवाद चौधरी को मुतल्लिका अदालत के रूबरू पेश करना है, जिस अदालत से ये सदा की जाएगी कि फवाद चौधरी का कम से कम 1 से 2 रोज का राहदारी रिमांड जो है वो अदालत पुलिस को दिया जाए ताकि उन्हें मुतल्लिका अदालत के रूबरू पेश करके कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। इस वक्त कैंट कचहरी में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। पुलिस के साथ साथ सिविल कपड़ों में मलबूस भी जो पुलिस के एहलकार हैं वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गए हैं। एंटी राइट फोर्स के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गए हैं। अगर कारकुनान की बात करें तो अभी तक कारकुनान जो है तहरीक इंसाफ के वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि मुतज़ाद इत्तलात थी कि फवाद चौधरी को कहाँ पेश करना है, इसलिए जो है वो कारकुनान अभी तक यहाँ पर पहुंचे नहीं है। लेकिन अब जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कॉल चला दी गई है कि तमाम कारकुनान जो है वो कैंट कचहरी पहुंचे, लेकिन अभी तक फवाद चौधरी को यहाँ पेश नहीं किया गया। बताया यह जा रहा है कि कुछ देर बाद उन्हें अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। अच्छा, किस केस में पेश किया जाएगा, जरा हमारे नाज़रीन के लिए एक बार दोबारा बता दें खास। जी देखिए, गुज़िश्ता रात सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मदईयत में एक मुकदमा सामने आया जिसमें फवाद चौधरी पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि फवाद चौधरी ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहा और इदारे की साख को नुकसान पहुंचाया और रियासत के खिलाफ जो है बयानात दिए हैं। उस पर फवाद चौधरी को गुज़िश्ता रात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लाहौर के थाना डिफेंस ए की हदूद से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब जब उन्हें इस्लामाबाद लेकर जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका राहदारी रिमांड लिया जाए, जिसके लिए पुलिस ने जो है वो तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और राहदारी रिमांड के लिए उन्हें किसी भी वक्त जो है वो लाहौर की जो कैंट कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट है मुदस्सर हयात उनकी अदालत में पेश किया जा सकता है। जी वकास साहब अमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया इस सूरत हाल के हवाले से। कैंट कचहरी, अब राणा साहब कैंट कचहरी अब ले जाया जा रहा है फवाद चौधरी साहब को। गुज़श्ता रोज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपने देखा कि उसके बाद का जो रद्द-ए-अमल है, मेरा पहला सवाल भी यही था कि अब नून लीग की जानिब से जो लंदन में मीटिंग्स हुई उसमें ये डिसाइड किया गया कि अब हमने जारहाना सियासत करनी है। तो क्या जारहाना सियासत ये है कि मुकदमों में उलझाया जाए और गिरफ्तारियां की जाएं? देखिए जमील, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट आई एम इंडिकेटिंग टुवर्ड्स कि 1990 की दिहाई जो है ना उससे बाहर निकल आए और 2024 का जो आजकल का दौर है उसमें आ जाएं और उसके दौर के मुताबिक सियासत की जाए। ठीक है, हमने सारी जिंदगी देखा कि थाना कचहरी मुकदमे होते हैं पॉलिटिशियंस पे, ठीक है, और मुखालफीन पर भी होते हैं। मुखालफीन जो होते हैं किसी भी पार्टी के, जो अगर वो हुकूमत में आ जाती है तो मुखालफीन जो होते हैं वो उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि वन शुड ग्रो अप, थोड़ा सा ज्यादा आगे चले और थोड़ा सा आजकल मीडिया जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा फैल गया है, लाइक द सोशल मीडिया आई एम टॉकिंग।
Social media is everywhere, and everybody is carrying it in his hand. So it's a different world now altogether. But then again, अगर इससे थोड़ा सा इन थोड़ी सी मॉडिफाई कर लें अपनी अप्रोच को, मॉडिफाई कर लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा. So अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे तो वो इसमें एक इश्यूज होंगे in the days to come. बिल्कुल सही कहा आपने राणा साहब. राणा साहब, ये जो हरकतें कर रहे हैं इससे तो पीटीआई की मकबूलियत में मजीद इजाफा होगा. एग्जैक्टली देखें, जो भी सियासतदान होता है ना, वो कहता है जी कि मेरा ससुराल है जेल, ठीक है, जेल मेरा ससुराल है. वो अब जो सियासतदान जो होते हैं उनको वो बड़े खुशी खुशी जाते हैं, कहते हैं चलो जी जेल हमारा ससुराल है. अच्छा, जेल ससुराल तो चलो कहने में आसानी होती है, लोगों को या वोटरों को सपोर्टर्स को कहने के लिए आसानी होती है, लेकिन जेल जेल होती है. ठीक है, जो मर्जी वहां पे आपको लिवरेज मिल जाए, ठीक है, लेकिन जेल जेल होती है और वहां पे इतना आसान नहीं होता. जेल काटना मुश्किल होता है और उसमें तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है. बट देन अगेन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में एक ठीक भी बनते हैं, गलत भी बनते हैं, वो सारा इस तरह से चलता रहता है, रहता है. दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. इससे थोड़ा सा किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर है. बिल्कुल सही. अच्छा राज साहब, अब आप सूबाई असम्बलियों की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अब ये जो निगरान सेटअप है, आपको ये 3 माह का ही लग रहा है और विद इन 90 डेज इलेक्शंस होते नजर आ रहे हैं, या फिर जो खबरें ये गर्दिश कर रही है कि शायद 6 से 8 माह ये सेटअप रहेगा? आपके ख्याल में आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी? देखें, ये हमारी पॉलिटिक्स जो है ना पाकिस्तान की, इट्स अ वेरी स्लिपरी फील्ड. और ये इतनी स्लिपरी है कि यहाँ पे डे टू डे पॉलिटिक्स ज्यादा होती है. ठीक है, हम इसमें से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं. रास्ता इसलिए निकाल लेते हैं कि हमें जो भी बैठा होता है, जिसके पास पावर होती है हाथ में, वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है, क्योंकि लूप होल्स है. लूप होल्स जो है उसमें ढूंढ लेते हैं और लूप होल्स ढूंढ के उसमें से रास्ता निकाल लेते हैं. बट डे टू डे पॉलिटिक्स चल रही होती है. सो प्रिडिक्टिंग दिस थिंग के इलेक्शंस आर गोइंग टू हैपन इन टाइम या थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया जाएगा उसको, ये इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. और वो जो है ना कानून में जो होते हैं ना लूप होल्स, मैं उसकी निशानदेही कर रहा हूँ, उसमें से रास्ते निकाले जाते हैं और अपने बेनिफिट के लिए उसको टैप किया जाता है. सो दिस what's going to happen, लेकिन it's a very slippery field. It's very hard to predict all these things के टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, 90 दिन में होंगे या नहीं होंगे, स्ट्रेच होंगे या नहीं होंगे. बट इन द बेनिफिट ऑफ द सिटिंग अलाइज, जो अलाइड बैठे हुए हैं यहाँ पे, पीडीएम वाले बैठे हैं, उनके इंटरेस्ट में नहीं है कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो. उनके इंटरेस्ट में यही है कि इलेक्शन जो है उनको थोड़ा सा स्ट्रेच किया जाए. अगर किया जाएगा तो इट विल गो इनटू देयर बेनिफिट, क्योंकि वो हो सकता है इन द डेज टू कम को थोड़ा सा रिलीफ दे दे अवाम को. सो वो रिलीफ, हम लोगों की भी शॉर्ट मेमोरीज हैं, तो वो रिलीफ अगर मिल जाएगा अवाम को तो वो उनके लिए आसानी हो जाएगी अवाम के लिए, और उनको आगे जाके इलेक्शन लड़ने में उनके लिए भी आसानी हो जाएगी. बट दे गोइंग ऑब्वियसली दे गोइंग बाय टाइम, वो उनकी फेवर में जाता है. इमीडिएटली इलेक्शन कराना उनकी फेवर में जाता नहीं है. राणा साहब, अब थोड़ी सी आईएमएफ की बात कर लेते हैं. कल उनकी जो वर्चुअल मीटिंग हुई उसमें तो हुकूमत ने घुटने टेक ही दिए हैं. गैस की कीमतों में इजाफा, पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा. आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से सिचुएशन, मौशी हालात में बेहतरी देखने में हमें तो नहीं नजर आ रही, और जिस तरह से हुकूमत ने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मानने का भी कह दिया है, आप क्या समझते हैं क्या बेहतरी आएगी आने वाले दिनों में, और कितनी महंगाई का सामना करना पड़ेगा हमारे अवाम को? देखें, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई यहाँ पे लगी लिपटी बात नहीं कर सकता. महंगाई आपकी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट. ठीक है जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा. और ये कहा जाए कि जी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी इन द डेज टू कम, नो, इट्स नॉट हैपनिंग जी. यहाँ पे प्रॉब्लम्स होगी, यहाँ पे इश्यूज होंगे, यहाँ पे यूटिलिटी बिल्स आपको देने मुश्किल हो जाएंगे, यहाँ पे जनाब हर चीज महंगी होगी. ठीक है, एंड देयर इज नो चेक एंड बैलेंस. आपको याद है हमने हिना भी रिसेंटली बात की थी, चेक एंड बैलेंस नहीं, आप ही के शो में बात की थी, चेक एंड बैलेंस नहीं है. देयर इज नो चेक एंड बैलेंस. अगर चेक एंड बैलेंस होगा तो इट्स अ डिसरे. ठीक है, एक कोई बेलगाम घोड़े की तरह यहाँ पे काम चल रहा होता है. सो यहाँ पे चेक होगा तो महंगाई जो है वो उसको रोका नहीं जा सकता. हाँ, ये किया जा सकता है कि जो प्राइसेस आप फिक्स करते हैं, जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, उसको कम से कम उसके मुताबिक चलाया जा सकता है. और वो जो फिक्स करेगी हुकूमत प्राइसेस, वो भी कम नहीं होंगी. जी जी, so, बिल्कुल.
में है कि इट्स गोइंग टू बी लाइक कोई आसानी हो जाएगी, कोई देयर विल बी अ साय ऑफ रिलीफ, यहाँ से अगर पैसे आ जाएंगे आईएमएफ से तो आपको कोई आसानियां हो जाएंगी। नो, इट्स जस्ट लाइक यू नो इट्स अ लेंडिंग एजेंसी। लेंडिंग एजेंसी है, लेंड कर रही है पैसे आपको, ठीक है, और आप आगे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो इसलिए लेंड कर रहे हैं कि आप उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। ये इसलिए कि तुसी उत्थे गड्डियां इंपोर्ट कर दे रहो जी, ठीक है। लेकिन राणा साहब, इसलिए राणा साहब आपने साय ऑफ रिलीफ की बात की, तो फिर अगर आईएमएफ से हमारी किस्त आ भी जाती है तो वो गवर्नमेंट के लिए तो एक बड़ा रिलीफ है ही, लेकिन अवाम तक तो वो मुंतकिल नहीं होगा। तो फिर हम जो ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है वो शायद अवाम को रिलीफ देने की कोशिशें करेगी ताकि जब इंतखाबात में जाएं तो वोट भी हासिल कर सके, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? हाँ, ठीक कह रहे हैं। ये जमील इस तरह है कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की जो आप बात कर रहे हैं ना, कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो नहीं होगा, आवाम तक वो इफेक्ट नहीं पहुंचेगा अगर पैसे मिल भी जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बट देन अगेन होता ये है कि आप कोई ना कोई हुकूमत जो होती है, जो लोग पावर में होते हैं, किसी की भी हुकूमत हो, वो करते ये हैं कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो वो एक सब्सिडीज जो होती है उनको वो उस पे आ जाते हैं। तो वो बहुत जो है गवर्नमेंट एक्सचेकर पे पड़ता है, अवाम को जनाब रिलीफ देना शुरू कर देते हैं। बट दैट इज अ टेम्परेरी फेज, माइंड यू दिस थिंग, दैट इज अ टेम्परेरी फेज। वो बोझ एक्सचेकर पे पड़ जाता है हुकूमत के, जो भी स्टेट होती है उसको पड़ जाता है उस पर बोझ, लेकिन अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। बट वो टेम्परेरी होता है, लेकिन जी इलेक्शन कैंपेन में। सो दिस इज अ सिंपल गेम व्हिच सही। राना मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तज्जिए के लिए। अब लेट्स सी बादशाह साहब की जो गिरफ्तारी है उस हवाले से मज़ीद क्या खबरें आती हैं, और ख़ास तौर पर हिना जो IMF ने मज़ीद शराइत लगाई हैं वो आवाम के लिए बहुत पेनफुल दिन आने वाले हैं महंगाई की सूरत में, और रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, रोज़े आने वाले हैं, और मिनी बजट की बात की गई है, मिनी बजट आने की तैयारियां हो रही हैं। कब तक पता नहीं आता, हमें तो अभी तक नहीं, मुझे तो नहीं आइडिया कि कब तक वो हमें आता नजर आएगा। बट उसमें किन किन चीज़ों की कीमतों को बढ़ाया जाएगा, क्या सिचुएशन होगी, और फिर जैसे आपने बात की कि रमज़ान भी आने वाला है और पता नहीं क्या हमारे अवाम का बनेगा, महंगाई की हम आए रोज़ बात कर रहे हैं, फिर IMF की शराइत। और बिल्कुल जनाब, ये पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात करना बहुत ज़रूरी था। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद। एंड वी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात, और अब शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग खबरें फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और सबसे पहली खबर तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत फनी भी है, और मुझे पढ़ के थोड़ी हंसी भी आई, लेकिन मैंने और हमारे हमसाया मुल्क की है, हमारे हमसाया मुल्क यानी कि इंडिया से हमारी बहुत बनती है, बहुत बनती है भाई, हम तो ओके प्लीज खबर। अच्छा जी, अक्सर आपने देखा होगा कि जब दूल्हे की सिलेक्शन की जाती है, जब आप किसी के घर जाते हैं रिश्ता देखने, तो बहुत जांच पड़ताल की जाती है और मतलब दूल्हे के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है, और बहुत तरीकों से उसको चेक किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, वो शायद जल्दबाजी में रिश्ते कर देते हैं और फिर बाद में उनको यह एहसास होता है कि ये रिश्ता तो हमने गलत कर दिया। इसी तरह का एक जो है ना वाकया पेश आया इंडिया में, जब एक दूल्हा जो है भारत के शहर फर्रुखाबाद में एक दूल्हे ने अपनी दुल्हन को, जो एक दूल्हा जब गया, मतलब बारात लेकर गया, और दुल्हन ने जब उसको पैसे गिनने के लिए कहा तो दूल्हा जो है वो पैसे नहीं गिन पाया, जिसके बाद दूल्हे की फैमिली ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। ये वाकया बारात वाले दिन पेश आया, जब उन्होंने वो उनके जो एक रस्म होती है 7 फेरे लेने थे, और पंडित जी वहां पर मौजूद थे, और बहुत सारे लोगों ने पहले ही बता दिया था कि दूल्हे का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, दिमागी तौर पर दूल्हा कमजोर है, जिसामत में भी बहुत ही कोई वो स्किनी सा था, और फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं जी शादी कर लेनी चाहिए, किस्मत की बात है, लोग शायद इधर उधर की खबरें वैसे ही फैला रहे हैं। दुल्हन की फैमिली और दुल्हन ने चेक करने के लिए दूल्हे को जब 30 नोट दिए, 10 रुपए के 30 नोट, और उसको कहा कि आप ये नोट गिने और बताएं कि टोटल कितने पैसे हैं, तो दुल्हा जो है बार बार गिनता रहा और अनफॉर्चुनेटली 30 मुझे दूल्हे, अच्छा अगर देखा जाए तो ये वैसे तो दुल्हन की फेवर में थी ये चीज, कैसे, लेकिन आई डोंट दुल्हन वाज लकी ना कि हस्बैंड ने पैसे दिए गिने बगैर दे दिए, या गलत गिन के जमीन। लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता था कि वो 10-10 के नोट को 20-20 का समझ के गिन के दे देता, वो भी मसला था। तो नहीं, वो उसका दिमागी तवाजुन खराब था, वो अंधा नहीं था।
के 10 वाले नोट 20 के समझ ले, ऐसा नहीं था, लेकिन चूंकि था वो थोड़ा, लेकिन उसका मशकूक कहा जा रहा है कि उस दूल्हे का जो किरदार है ना वो बड़ा मशकूक था, और पंडित जी ने उस दूल्हे के किरदार के बारे में दुल्हन की फैमिली को ऑलरेडी बता दिया था कि दूल्हे का कैरेक्टर थोड़ा सा जो है ना वो नोटोरियस है, और दूल्हा दिमागी तौर पर खराब है, कैरेक्टर थोड़ा ढीला है और दिमाग भी थोड़ा ढीला है, और वो बेचारा पैसे ना गिन पाया और रिश्ता वहीं पर टूट गया। इसीलिए बहुत अफसोस हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूंगी कि रिश्ते मुझे लगता है एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, एक बहुत क्या उसको उर्दू का क्या अच्छा वर्ड आप मुझे सजेस्ट करेंगे, तो देखभाल कर आप अपने बच्चों के रिश्ते करें। यू नो कि शादी वाले दिन को इस तरह का अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आ जाए, जूता छुपाई या पैसे गिनते वक्त कोई इस तरह का वाकया पेश आए। डन, कुछ प्रोड्यूसर साहब कोई फनी कमेंट दे रहे थे, लेकिन आई मिस्ड इट। अगली खबर जी, प्लीज ओवर टू यू नाउ। जनाब, अगली खबर ये है कि बंदर भी मोबाइल इस्तेमाल करने लगे और वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो हम आपको अब दिखाते हैं। अब बंदरों की हरकतें, शरारतें वैसे तो बड़ी बेसाख्ता होती हैं, और हमने अक्सर देखा खवातीन के पर्स छीनना और इस तरह की चीजें करना तो बहुत आम हो गया, लेकिन ये देखें जनाब, ये क्या कमाल के बंदर हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरा उसी तरह उसको स्क्रॉल कर रहे हैं जी। तो देखिए उसको कैसे स्क्रॉल करने की, वो जो स्विफ्टली स्क्रॉल किया जा रहा है, और वो जो वीडियोस देखने में सारे बंदर बिजी हैं। मतलब हम लोग कहते थे कि इंसान, फिर बच्चों से हम लोग बहुत ज्यादा कहते थे कि बच्चे बहुत इजीली और आजकल जो है ना मोबाइल फ्रेंडली हो गए हैं, गैजेट्स का इस्तेमाल। देखिए मैं इस वीडियो से ना एक और पैगाम भी देना चाहता हूँ ना। क्या? आप देखिए, एक बंदर था, उसके 2 बच्चे थे, 2 बंदर के बच्चे वो फोन यूज करेंगे, देखें, और वो देखिए मिल के यूज कर रहे हैं, कितने भाईचारे के साथ यूज कर और हमारे घरों में देखिए बच्चे लड़ रहे होते हैं, एक के बाद दूसरे का फोन जा रहा था और फोन आपस में रोटेट हो रहा था और लड़ रहे होते हैं, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी। ये देखें, आप ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं, से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक चीज देखें, और मैंने उसमें अच्छी बात ये है, तो समझ नहीं आ रही ना कि चल क्या रहा है, लेकिन ना एक बंदर ने पकड़ा हुआ है, दूसरा बंदर स्क्रॉल कर रहा है, तीसरा बंदर सिर्फ ऊपर से देख रहा है कि ये दोनों बंदर क्या, वो देख रहा है कि ये क्या देख रहे हैं, मैं देखूं कि ये क्या देख रहे हैं कुछ। लेकिन हमने सुना था कि मतलब फोन जो है ना, बहुत सारे लोग जैसा हमारी जनरेशन में बहुत आम हो गया, लेकिन अब जानवर भी क्या फोन इस्तेमाल करेंगे, तो अपने पेट्स से फोन को दूर रखें। यू नो, चबा के किसी दिन खा जाए फोन आपका। अच्छा, बंदर ऐसी बहुत हरकतें करते हैं, आपकी कीमती चीजें ले जाते हैं, कुछ मोबाइल वापस नहीं करते, वापस भी नहीं करते। और बंदर ना जितने फ्रेंडली होते हैं उतने ही डेंजरस भी होते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी आप ऐसे इलाकों में जाएं जहाँ बंदर हो, तो खाने पीने की चीजें जरूर रखें। केला, अमरूद, चिप्स, खास तौर पर सिट्टा बड़ा पसंद होता है उनको, ठीक है, ताकि जब आपके साथ ऐसी कोई वारदात तो आपका पर्स लेकर छीन कर भागे, तो फौरन से आप उनको कुछ खाने की चीज दें ताकि वो आपकी कीमती चीज छोड़ दें। तो ये वीडियो बहुत वायरल है जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। बहुत ही टैलेंटेड नौजवानों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। तीनों स्टूडेंट्स हैं और माशाल्लाह गाते बहुत अच्छा है, एक कीबोर्ड प्लेयर बहुत अच्छे हैं, फिर तबला जो बजाते हैं वो भी बहुत, अभी हम ब्रेक में जो है वो थोड़ा सुन भी रहे थे। तो बगैर किसी इंतजार के सबसे पहले तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इस टीम से। अली अवैस हमारे साथ हैं। अली, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। आपके साथ कौन कौन है, इंट्रोड्यूस करवा दें। मेरे साथ फराज नसीम भाई हैं, ठीक है। साथ ही इज फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड ही इज डूइंग बीएस ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री। ओए इतनी मुश्किल चीज पढ़े और साथ में ये पैशन भी है, म्यूजिक भी है, ताकि थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ बैलेंस रखा जाए। तो कैसा, बायोकेमिस्ट्री और ये म्यूजिक दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, उधर केमिकल्स के साथ खेलना, इधर तबला, एंड तो कैसा फील करते हैं? काफी इंटरेस्टिंग लाइफ है मेरी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, और कीबोर्ड प्लेयर? कीबोर्ड पे हमारे साथ इस टाइम उबैद गिल हैं, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ म्यूजिक सोसाइटी पंजाब कॉलेज। ही इज डूइंग इंटरमीडिएट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, वो बीएस ऑनर्स कर रहे हैं, आप इंटर कर रहे हैं, और आप अली? मैं बीएनयू से एमफिल लिंग्विस्टिक्स कर रहा हूँ। मैंने बीएस ऑनर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश लिटरेचर। जबरदस्त, माशाल्लाह। वैसे बहुत खुशी होती है इस तरह के लोगों से मिलके। इतने टैलेंटेड तो ये लोग हैं ही, म्यूजिक में अपना नाम बना रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ाई को भी कंटिन्यू किए हुए हैं। और जब इस तरह के नौजवान टैलेंट से हमारी मुलाकात होती है, जो कि बैलेंस उनकी जिंदगी में होता है कि वो पढ़ाई को भी साथ लेके चल रहे होते हैं, शौक भी पूरा कर रहे हैं, शौक भी पूरा कर रहे हैं। लिंग्विस्टिक्स इज वेरी टफ, अप्रिशिएट करने का, बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और हम भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं भाई। और आपको हम गुड लक भी कहेंगे आपकी स्टडीज के साथ, और आई होप कि आपकी स्टडीज भी डिस्टर्ब नहीं होती होंगी। नहीं, ऐसा नहीं, असल में ये होता है कि
स्टडीज़ एक और अलग फील्ड है, तो म्यूज़िक में ये होता है कि व्हेन यू गेट सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस, तो मेरे ख्याल तो में कभी ऐसा होता है कि balance टीचर्स ने म्यूजिक की वजह से ही मार्क्स अच्छे दे दिए हों कि इतना अच्छा गाता है, चलो एक वो कहते हैं ना यूनिवर्सिटी में एक एक्स्ट्रा एज मिलता था, एप्रिसिएशन मिलती थी कि थोड़ा सा हमारा फोकस डाइवर्ट होता ज़रूर है म्यूज़िक की तरफ, लेकिन ये होता है कि जो टीचर्स की एप्रिसिएशन होती है वो मज़ीद मोटिवेट कर देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, क्या क्या गाते हैं आप? मैं बेसिकली फोक गाता हूँ और उसके साथ साथ मैं गज़ल भी गाता हूँ कवाली जॉनरा के अंदर। ओके, तो ये मैं तो सबसे पहले क्या सुना रहे हैं आप हमें? सबसे पहले आज हम आपको एक कवाली की शक्ल में गज़ल है ओके, वो सुनाएंगे, जाने इस दिल का हाल क्या। अरे वाह, खूबसूरत, चलें जी। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा, और क्या होगा, जान जाएगी और क्या होगा। बड़ा काबिल गौर शेर है। यार आपकी तरफ ही है। हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। वाह वाह वाह,
वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। जाने आप इस लोग दिल जिस का तरह क्या सिंक होगा। हुए हुए हैं और आप माशाल्लाह वोकल्स क्या स्ट्रॉन्ग वोकल्स हैं Strong और vocals, अदायगी सुर। कितनी खूबसूरत, मैं तो Thank you. कहूँगा मजबूत आवाज है, मजबूत अली की। आवाज है और बहुत खूबसूरत आवाज है, जानदार आवाज है। शुक्रिया जी। मतलब एक एक वो जो उसके लिरिक्स थे हम फील कर पा रहे थे, जो आप गा रहे थे वो समझ आ रही थी। तो आप that is उसमें very कितना important. जैमिंग करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते हैं? ये अक्सर हम वीक में 2-3 दफ़ा बैठते हैं और म्यूज़िक Very एंजॉय भी nice. करते हैं। और आप तीनों को कितना टाइम हो गया इकट्ठे एक साथ? आई थिंक 2 years। अच्छा 2 years हो गए। असल में यूनिवर्सिटी में आके हम एक दूसरे से हमारी इंटरेक्शन हुई तो है। यूनिवर्सिटीज तो डिफरेंट डिफरेंट है सबकी, तो कैसे असल इंटरेक्शन में एक्चुअली मैंने जो BS किया अपना इंग्लिश लिटरेचर में, वो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। ओके तो आई एम ऑलवेज रिलेटेड विद माय यूनिवर्सिटी। ओके ओके ओके। तो कितना, कब स्टार्ट किया, कितना अर्सा हो गया? मैं जब यूनिवर्सिटी में जहाँ पे पहुँचा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो इवन दो कि मुझे कॉलेज में पता भी नहीं था कि म्यूज़िक सोसाइटीज़ भी होती हैं, क्योंकि मैं बेसिकली कसूर से हूँ, कंगनपुर से मेरा ताल्लुक है। अच्छा। तो इतना भी बैकवर्ड नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सोसाइटीज़ के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से थोड़ी सी बैकवर्डनेस है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा पंजाब यूनिवर्सिटी में आके इन माय फर्स्ट सेमेस्टर बेसिकली आई ग्रूम। ओके। और गाना कब स्टार्ट किया? गाना भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में आके, पंजाब यूनिवर्सिटी, मतलब 3-4 साल हो गए। डिफरेंट कॉम्पिटिशन में जाना, मतलब आई डोंट हैव एनी लेगेसी। तो यूनिवर्सिटी में आके ग्रूम हो गए, टीचर्स ने थोड़ा सा रिकग्नाइज किया। बचपन से गाते तो होंगे, हाँ, आवाज वो नात बचपन वगैरह से- में पढ़ता था, नात शौक तो होता शौक होगा। होता स्कूल में जाना, दुआ में शामिल होना और एक्टिविटीज जी। में शामिल रहना, तो अप्रिसिएशन मिलती रही। और फिर सीखा भी? हाँ जी, मैंने बाकायदा तौर पर जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था तो इसरार चिश्ती साहब, ही इज़ माय म्यूजिक टीचर, वो मेंटोर भी हैं म्यूजिक के बहुत अच्छे। अच्छा। उनसे सीख रहे हैं हम सब। फिर उनसे जबरदस्त, सीखा, जबरदस्त, जबरदस्त, तो माशाल्लाह। ब्रेक नहीं लेनी, हमारा यहाँ पर Why शो not? का असूल है, जो आता है ना वो फिर नॉन स्टॉप गाता है, ठीक है? ये इसका असूल है, मैं थोड़ी थोड़ी बीच में बातें करता रहता हूं, ताकि मेरा थोड़ा असूल rest है भी कि मिल जाए। बिल्कुल रेस्ट ना मिले, बिल्कुल आपने बस हमें गाने सुनाने, क्योंकि टाइम कम होता है और हम चाहते हैं कि जो आपका टैलेंट है वो लोगों तक पहुंचे। तो बेशक, अभी बिल्कुल। नेक्स्ट क्या सुना रहे हैं आप? अभी आपको सुनाते हैं सराइकी गाना, अरे वाह, उसके बाद फिर एक उर्दू सुनाएंगे। जरूर जरूर, सराइकी तो सुना दे। सराइकी गाना है, कदो ला के सानू गल मिल सो। सराइकी गाना है, सुनाते हैं। कदों लाके कदों लाके सानू गल मिल सो, कदों लाके सानू गल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, कदों लाके सानू गल मिल सो, कदों लाके सानू गल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो। साडे सब्र ते ना अज़मावो, या आवो या बुलवावो, साडे सब्र ते ना अज़मावो, या आवो या बुलवावो, देसां सदका जेड़े पल मिल सो, देसां सदका जेड़े पल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, कदों लाके सानू गल मिल सो, कदों लाके सानू गल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो, दसो अज मिल सो या कल मिल सो।
माया कोई लाल परांदाए तू गलतियां माफ चकर बंदा भुल भी ते जांदा असी यारां दे महियारां देंदे प्यार तो जिंदड़ी यारां दे महियारां देंदे प्यार तो जिंदड़ी वारां एक बार मिलो तुसी वल मिलसो एक बार मिलो तुसी वल मिलसो दसो अज मिलसो या कल मिलसो दसो अज मिलसो या कल मिलसो कदों लाके गल मिलसो कदों लाके सानू गल मिलसो दसो अज मिलसो या कल मिलसो दसो अज मिलसो या कल मिलसो जबरदस्त, इतना खूबसूरत आपने गाया, मतलब ओवरऑल पूरी टीम के बारे में मैं कहूंगी इनक्रेडिबल जो आपने तबला बजाया। ओहो हो बहुत ब्यूटीफुली सिंग्ड हैं आप लोग माशाल्लाह, एंड आई मस्ट से ब्रावो। अच्छा, मैं ना ये कॉम्प्लीमेंट में सराइकी में देना चाहूंगी कि सराइकी आपने गाना गाया है लेकिन तुसा गाना गांदे पे पहले भी मैं सुना होया ये गाना मैंने क्योंकि सराइकी आं था मैंने सराइकी गाने बहुत चंगे लगदे न लेकिन मेरा ना तबला बजाया एडी सोहनी तबले दी थाप आई है ना नाल नाल मतलब मेरे मैं सुनदी पई हम ना तोरा गाना उना दा तबला तोरा पियानो हुंदा है इसु के आधे पियानो ही आधे पियानो होता है कीबोर्ड बहुत चंगा सारे डेरे तुसा त्राए वाला रल मिल के गाया है ना बहुत चंगा लगा है बहुत चंगा। ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम सराइकी बोल के मतलब जबरदस्त। हाँ नहीं ना कि तो सराइकी के लोग फैन हैं लोग तो सराइकी अब बोलना ही ना से सीख रहे हैं बेसिकली कि ये है वो स्टैंडर्ड जिसमें हमने जो है ना वो सराइकी इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत से लोग जो है वो जी। अच्छा, अब ऐसा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ का सिलसिला चूंकि चल रहा है तो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ भी आपको लेके जाना है लेकिन उससे पहले हम एक लास्ट गाना पहले ब्रेकिंग अच्छा पहले हम ब्रेक के लिए चले जाते हैं। बिल्कुल पहले हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आप हमारे फिर हम साथ वापस आते हैं। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग इस वक्त मौजूद हैं और विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट हम इनको कहेंगे कि कुछ और हमें ज़बरदस्त सुना दें। जी अभी हम आपको एक काफ़ी पुराना गाना है जी सराइकी वो सुनाते हैं। कौन सा? मैं तो सौ चवाल। फुल मैं नहीं तोड़े। ओके मैं तो 100 चवाल है मैं तो 100 चवाल है मतलब 100 फूल उठवा लो। नो 100 मतलब कसम मुझसे कसम उठवा लो फूल मैंने नहीं तोड़े। ये अच्छा कि आपने शुरू में पूछ लिया ना तो आप पूरा गाना मैंने आपको ब्रेक में क्या कहा था? चवा लो मतलब मैंने ये फूल नहीं तोड़ा मेरे से कसम उठवा लो। मैंने ब्रेक में कहा था इसकी म्यूजिक की जो प्लेलिस्ट है काफी मम्मी डैडी है तो इस तरह के गाने जमील के ऊपर से गुजरते हैं तो 100 का मतलब होता है कसम। नहीं ऐसे गाने बिल्कुल ऊपर से नहीं गुजरे। आई लव म्यूजिक और हमारा तो 100 यार दिस इज फनी मजाक भी होना चाहिए। अच्छा किया इन्होंने शुरू में क्यूट था वैसे। इसकी अगली लाइन भी बता दें। मेरियां बाहीं कड़किन अब वो बताएंगे। मेरियां बाहीं कड़किन कड़ाके निकले किसी को आप जबरदस्ती मतलब जब आप किसी का जबरदस्ती हाथ मरोड़ते हैं तो बाजू में से क्या आवाज आती है? हाँ कड़ाके निकल जाते हैं कड़कन। हाँ बस प्लीज अब ये पूरी शायरी का वो मफहूम पूछ लेगा। देखिए शुरू से मुझे थोड़ा समझ आ गया बाकी भी समझ आ गया। वो फूलों से रिलेटेड है बेसिकली। और फूल वो लड़की को कह रहा है नहीं। अच्छा अब बाद में समझाऊं। ओके मैं समझता हूँ। प्लीज आप स्टार्ट। ज्यादा मसाज नहीं करना मडियां बाहीं कड़क जे मैं तेरे तोड़े वे मैं तो सौ चवाले फुल मैं नहीं तोड़े मैं तो सौ चवाले फुल मैं नहीं तोड़े मैं तो सौ चवाले मडियां बाहीं कड़क मडियां बाहीं कड़क जे मैं तेरे तोड़े वे मैं तो सौ चवाले फुल मैं नहीं तोड़े मैं तो सौ चवाले
ਬਣਿਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਈ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਵੰਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਗਰੀ ਪਰਾਈ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਨਗਰੀ ਪਰਾਈ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜੇ ਓਏ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜੇ ਮੈਡੀਆਂ ਬਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਡੀਆਂ ਬਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋੜੇ ਵੇ ਮੈਥੋਂ ਸੋਚਵਾ ਲੈ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਮੈਥੋਂ ਸੋਚਵਾ ਲੈ ਕੋਈ ਵਿਕਦੀ रूह माया एक चंगा तू लगना है दूजा फिर भी तू माया हो फुल में नहीं तोड़े मैं तो सोचा वाले फुल में नहीं तोड़े मैं तो सोचा वाले खूबसूरत और सुरीली आवाज और पुरानी यादें ताजा करवाने का बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जबरदस्त। अब आप कोई और गाना सुनाएं जो जमील को भी समझ आए, जो 100 को 100 ना समझे, 100 को 100 समझे। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ क्योंकि इन्हें सही कह रही है। आप प्रोग्राम के बाद पूरा गाना इनको एक्सप्लेन करके बताइएगा। मैं ब्रेक में इनको सारा मफहूम समझा दूंगी। अच्छा नेक्स्ट क्या सुनाएं? अभी हम आपको उर्दू गजल सुनाते हैं, इनका टेस्ट। हाँ जी जरूर। प्लीज एंड थैंक यू। ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है। क्या बात है। ना मंजिल है ना मंजिल का निशान है कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। जोड़ लगते गए फसाने में वाह वाह राज खुलते गए छुपाने से। जोड़ लगते गए फसाने में राज खुलते गए छुपाने से। रूठने का सबब तो तुम ही जानो हम तो मसरूफ थे मनाने। चमन में बाखुदा शबनम नहीं है चमन में बाखुदा शबनम नहीं है जहाँ दामन छोड़ा यहाँ दामन
कफस की तीलियां रंगीन क्यों हैं कफस की तीलियां रंगीन क्यों हैं कफस की तीलियां रंगीन क्यों हैं यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने भाई वाह वाह, भाई वाह, वाह वाह, वाह, जबरदस्त जबरदस्त, जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है माशाल्लाह खूबसूरत आवाज खूबसूरत। सुरीली और जानदार आवाज और फिर इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है आप लोगों के लिए बहुत ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं म्यूजिक को लेकर अल्लाह ताला आपको उसमें भी कामयाबी करे और आप अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करें और बहुत से स्टूडेंट्स के लिए मिसाल भी बने और बहुत हैं अच्छा भी लगा ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं बिल्कुल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो बहुत अच्छा लगा so कि much for सुनो your पाकिस्तान लेकिन में ब्रेक पे जाते आपने जाते join भी किया। कुछ हमें सुनाते हुए या ब्रेक पे जाएं है ना दिल नहीं लग रहा दिल नहीं कर रहा दिल कि मेरा वैसे दिल कर रहा है ये कि हम अली कभी ना अवैस को खत्म कहें होगी कि महफिल, अच्छा जी लेकिन बहुत शुक्रिया अब हम चाहते ऐसा वाकई आई विश वी हैड हमारे पास और टाइम होता तो हम आपके और भी गाने सुन सकते। ऐसा करते हैं अभी हम इनसे कुछ सुनते हैं और फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे चलें आप कुछ सुना दें। ये जो अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो आई एम फ्रॉम कसूर एंड यू नो अबाउट बाबा बुल्ले शाह इज अ मिस्टिक पोएट तो ये मेरा जिंदगी का सबसे पहला कंपटीशन था इन ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एंड आई गॉट गोल्ड मेडल इन दिस कंपटीशन इसमें फर्स्ट टाइम आई sang this माशाल्लाह वही मैं आपको ग्रेट चलें जबरदस्त हो गया जरूर वे माया तेरे वेखण ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਬੜਾ ਕੱਤਦੀ ਤੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੋਰੇ ਪੇਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਮਾਇਆ ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ दस माया तेरे बाजू किधर नू जां वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली विच डावां वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान सुबह की हर बात और अब बात करेंगे आपकी और हमारी सेहत की। और जब सेहत की बात होती है तो मोटापा एक ऐसा मसला है जो कि मुझे लगता है कि हर इंसान जो है ना बड़ा ही फिक्रमंद होता है कि वो मोटा ना हो जाए, उसकी सेहत ठीक रहे। और मोटापा इंसानी जिस्म की एक तबई हालत है जिसमें जिस्म पर चर्बी जो है वो बढ़ जाती है और वज़न ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इंसान का जो तर्ज ज़िंदगी है वो अगर आप खाने पीने का आपको शौक है और हर वक्त आप बैठे रहते हैं या फिर सोते रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते तो इसकी वजह से भी आपका वेट बढ़ जाता है। और मोटापा का
जो है ना मोटापे का आप शिकार हो जाते हैं। ताहम अच्छा, ये भी देखा गया है। जी जी, मैं आपने मोटापे की बात की ना कि बहुत से लोग इसमें हो रहे हैं, तो एक स्टडीज के मुताबिक पूरी दुनिया में 70% लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार हैं। एग्जैक्टली। और ये ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बात करना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने हमारे साथ डॉक्टर राशिद सिराज साहब मौजूद हैं। क्योंकि टाइम कम है तो हम जल्दी से डिस्कशन मैक्सिमम उनसे करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सर बताइए, मोटापा कम करने के कौन कौन से तरीके या इलाज इस वक्त कारआमद हैं मार्केट में, और ज़्यादा लोगों का टिल्ट किस तरफ है? अच्छा, बेसिकली मैं एक बैरिएटिक सर्जन हूँ। बैरिएटिक सर्जरी की वो किस्म है कि जिसमें सर्जरी के ज़रिए हम मोटापे का इलाज करते हैं जी। अच्छा, वी वोंट रिकमेंड एनीवन के आप स्ट्रेट अवे सर्जरी की तरफ जाएं, और हमारे पास जो अक्सर पेशेंट्स आते हैं वो पहले सारे मेयर्स ट्राई कर चुके होते हैं, जिसके अंदर एक्सरसाइज है, जिमिंग है, स्विमिंग है, ऑब्वियसली डिफरेंट किस्म की मार्केट में जो मेडिसिन अवेलेबल हैं, फिर आपने ये देखा होगा ये हर्बल मेडिसिन हैं, वाटर्स हैं। अच्छा, जब वो फेल हो जाते हैं तो वो सर्जरी ऑप्ट करते हैं। ओके। मोटापे का इलाज इसलिए भी अब बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ है कि जिस तरह आपने बताया कि 70% लोग जो है मोटापे का शिकार है, तो अब ये कहते हैं कि ये जो मोटापा है ये बुनियादी तौर पे तमाम बीमारियों की जड़ बन चुका है। इसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट के इश्यूज, फॉलेज, ये सारा कुछ उसमें आता है। तो इसलिए अब मोटापा एक बीमारी है, वो एक कॉस्मेटिक एलिमेंट तो है ही, पर साथ हम उसको एज अ डिजीज ट्रीट करते हैं। सही। अब हमारे पास जो मरीज आते हैं वो थक हार के बाकी जगहों से होके, जब उनको नहीं फ़र्क पड़ता तो वो सर्जरी को ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं। इस सर्जरी की फील्ड को बैरिएटिक सर्जरी कहते हैं। बैरिएटिक सर्जरी दो तरह की होती है, आसान लफ्ज़ों में। एक रिस्ट्रिक्टिव होती है। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि उनके खाने पीने की कैपेसिटी को कम कर दिया जाए। अच्छा। दूसरी मैल एब्जॉर्प्टिव है। मैल एब्जॉर्प्टिव ये है कि वो जो खाएं उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर दिया जाए। तो ये दो चीज़ें हैं। रिस्ट्रिक्टिव में आगे फिर दो तरह के हैं। गैस्ट्रिक बेंडिंग है। बेंडिंग में हम मैदे के इर्द क्लिप लगा देते हैं, मैदे की कैपेसिटी को कम कर देते हैं। दूसरा स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में कोई 60-70% जो आपका मैदा है उसको निकाल दिया जाता है। अच्छा। इन दोनों चीज़ों में जो ज़्यादा शौकीन खाने वाले हैं, जो कि पाकिस्तानी और ख़ासतौर पे लाहौरियाइट्स जो होते हैं, उनके खाने का शौक़ होता है, और अक्सर हमारे पास वो कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे से रेजिस्ट नहीं किया जा रहा खाना। तो जब उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उनके वेट लॉस होना शुरू। तो डॉक्टर साहब, ये आपने जैसा बताया 70% मैदा या तो निकाल दिया जाता है या क्लिपिंग कर दिया जाती है, मैदा छोटा कर दिया जाता है, तो लॉन्गर टर्म में आपकी सेहत पे कोई इसके असर? इसमें कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज जो मैदा प्रोड्यूस करता है, कुछ हार्मोन्स जो मैदा प्रोड्यूस करता है, उनकी डेफिशिएंसीज होने के चांसेस होते हैं। फिर ऑरल उसके लिए फिर हम साथ उन्हें ऑरल विटामिन दे देते हैं। अच्छा, एक अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि अगर आप मैदा निकाल भी देंगे तो विद द टाइम, लाइक इन फ्यू ईयर्स, वो वापस ग्रो करना शुरू कर देगा। ये अल्लाह ताला का हमारे जिस्म में निज़ाम है। अच्छा। उस पर यह होता है कि अक्सर पेशेंट्स आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब पहले 6 महीने तो कम रहा, और उसके बाद साल बाद दोबारा से वेट बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उनके मैदे की कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि एक दफ़ा आप कम कर लें तो अपनी लाइफस्टाइल को इतना बेहतर कर लें कि दोबारा आपको इस तरह की नौबत ना आए। अच्छा, ओके। डॉक्टर साहब, ये लाइपोसेक्शन के बारे में बताइए, ये क्या प्रोसीजर है, और क्या लोगों को लगता है कि इससे जब आप ये कराते हैं तो बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज आ जाता है फिजिकल अपीयरेंस में और वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हालांकि ये सिर्फ बॉडी कंटूर के लिए किया जाता है? बिल्कुल आपने ठीक है जी, कि जो हमारा एक ये मिसकॉन्सेप्ट है कि लाइपोसक्शन इज अ वेट लॉस प्रोसीजर। ये बॉडी कॉन्टूरिंग प्रोसीजर है। बॉडी कॉन्टूरिंग ये है कि अगर आपका कोई जिस्म का हिस्सा बड़ा हुआ है, जिसका पेट बड़ा हुआ है, ये लव हैंडल्स बड़े हैं, कई खवातीन के बाजू बड़े होते हैं, तो वो उसको शेप अप करना चाहते हैं। अच्छा, अगर वो शेप अप करना चाहते हैं तो उसके लिए लाइपोसक्शन है। लाइपोसक्शन में जो जिल्द के नीचे वाली फैट है उसको हम निकाल देते हैं जी। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि लाइपोसक्शन से वेट कम होगा। हमारे क्लिनिक में अक्सर लोग आते हैं कि जी डॉक्टर साहब हमने वेट कम करना है, लाइपोसक्शन करनी है, सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लेते हैं। ये हरगिज़ वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है। हाँ, जब एक दफ़ा आपका वेट कम हो जाए और आपके कुछ ऑड किस्म की फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर उसके लिए लाइपोसक्शन मेंट है कि आप लाइपोसक्शन करा लें, और उससे जो वो पर्टिकुलर एरिया है जिसपे एब्डोमिनल फैट है, बेली फैट है, ये लव हैंडल्स हैं, तो उसको आप शेप अप कर लें। पर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इट्स नॉट अ वेट लॉस प्रोसीजर, रादर इट्स अ बॉडी कॉन्टूरिंग प्रोसीजर। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा रिलेटेड टू लाइफस्टाइल। देखिए, जितनी भी सर्जरीज हैं या जितने भी ये प्रोसीजर्स हैं, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप बिल्कुल उस स्टेज से निकल जाते हैं कि आप खुद से एक मेहनत करके अपना वजन कम करें। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो मोटापे का शिकार हैं कि वो लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली लाएं ताकि उनको सर्जरीज या इस तरफ ना जाना पड़े और वो वेट लॉस खुद से भी उसमें कर असल में अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपना सेटअप को एनालाइज करें
तो हमारी जो वाहिद रिक्रिएशन अब रह गई है वो फूड है। अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं, आज आपका डे ऑफ है, तो मतलब यू विल गो फॉर सम फूड स्पॉट। अनफॉर्चुनेटली पार्क्स, अनफॉर्चुनेटली गेम्स और इस तरह की चीज़ें हमारे कल्चर में ख़त्म हो चुकी हैं। मैं तो अपने जो पेशेंट्स आते हैं उनको यही कहता हूँ कि आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल है, ना सिर्फ कि अपने फूड को बैलेंस करें, बल्कि साथ साथ कोशिश करें कि जो आप डाइट ले रहे हैं उसको बर्न भी करें, उन कैलोरीज को बर्न करें। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अब ये देखें ना कि अगर इवन मस्जिद में भी जाना है किसी ने तो वो गाड़ी पे चला जाएगा, Exactly. कहीं बाजार जाना है वो गाड़ी पे चला जाएगा। अब हमने अपने आप को उस कंफर्ट जोन के अंदर ले गए हुए हैं हम लोग खुद भी, कि जिसपे हमारी ये कोशिश होती है कि हम इजी लाइफ कर लें। बिल्कुल। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ना सिर्फ डाइट रिलेटेड अपना हेल्थ स्टाइल बेहतर करें, बल्कि एक्सरसाइज करें, वॉक करें या एटलीस्ट जिम करें। और दूसरे यंग जनरेशन में मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि आप भी नोट करते होंगे कि अब स्कूल के बच्चे बहुत ओबीज होना शुरू हो गए, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये होम डिलीवरीज, टेक अवेज, बैठे रहना, और ऊपर दूसरा ये सेल फोन्स पे लगे रहना। और ये एज, जैसे हम लोग जब छोटे होते थे तो हम देखते थे जी, हम गलियों में भी खेल लेते थे, पार्क में चले जाते थे। मैसेज दिया तो अब जो बच्चे हैं उनको ये चाहिए, पेरेंट्स को खास तौर पे चाहिए, क्योंकि देखें बच्चों को तो जो वही करेंगे जो पेरेंट्स कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत आपने अच्छा पैगाम दिया है डॉक्टर राशिद साहब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। और मोटापा नाजरीन बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है आपकी बॉडी में, तो इसलिए इस पर बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि मोटापे से बचे ताकि हेल्दी लाइफ गुजारें आप और एक्टिव लाइफ गुजारें आप, और अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। मुझे लगता है इस टॉपिक पर और भी बात करने की जरूरत है, हम फिर से लेकिन हम डॉक्टर साहब जरूर को इस पे भी हम बात करेंगे, दावत देंगे, जरूर इंशाल्लाह और भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त हो गया है खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बाय।